सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार सहित सकुशल होंगे व अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, इस महामारी के समय में आप सब लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है, तो आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें व अपने परिवार को सुरक्षित रखें और इसके साथ साथ अपना अध्ययन जारी रखें। हम आज फणीश्वर नाथ रेणु, एक आंचलिक उपन्यासकार, कथाकार, कहानीकार के जीवन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आंचलिक का अर्थ होता है ग्रामीण जीवन से संबंधित, किसी ग्रामीण अंचल से, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित वातावरण का, वहाँ की परिस्थितियों का तथा वहाँ के जो जीवन शैली है, लोगों की जो सामाजिकता है, धार्मिकता है, राजनीति है और साहित्यिक जो उनकी रुचि है, उनका वर्णन इन्होंने अपनी कहानियों, नाटकों व उपन्यासों के माध्यम से किया है। इनको विशेष प्रसिद्धि एक आंचलिक कथाकार के रूप में प्राप्त हुई है। आंचलिक का अर्थ है अंचल विशेष से संबंधित, ग्रामीण सभ्यता संस्कृति से संबंधित। फणीश्वर नाथ रेणु कहती हैं गांव के बारे में कि इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किस से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाऊँ। यानी जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ के लोगों का जीवन देखकर, वहाँ के लोगों की जीवन शैली देखकर और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वो इसको लिखने के लिए मजबूर करती है। वो कहता है कि मैं किसी से भी अपने दामन को बचा कर निकल नहीं पाया, यानी किसी चीज़ को अनदेखा नहीं कर पाया। बेटा, हम इसके जीवन के बारे में आगे संक्षेप से पढ़ते हैं। श्री फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु निबंध साहित्य के विकास में इनका अन्य महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कथा कहानियों के साथ साथ इन्होंने उच्च कोटि के निबंधों को भी लिखा। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के हिंगना नामक गांव में हुआ। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इस आरंभिक शिक्षा इंटरमीडिएट तक की, फिर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो स्नातक की डिग्री उपलब्ध की। इन्होंने अपनी अनेक रचनाएं लिखी और ये एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इन्होंने पहचान बनाई। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, सक्रिय भाग लिया। उस समय हमारा देश परतंत्र था, तो इन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीयता का जो जज्बा, राष्ट्रीयता की जो भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, देशभक्ति की भावना के कारण अपने देशवासियों पर हो रहे अत्याचारों व उनके शोषण को देखकर इनका मन हर समय कचोटता रहता था। तो इसीलिए इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयासरत रहे। उसके बाद नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत के साथ साथ नेपाल के जो राणाशाही विरोधी, राणाशाही का मतलब जो राजतंत्र था, वहाँ लोग उसके विरुद्ध थे, तो उस विरोधी आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1953 में इन्होंने साहित्य सर्जन आरंभ किया, यानी इन्होंने लेखना कब आरंभ किया? 1953 में इन्होंने लेखनी उठाई। रेणु जी ने उपन्यास, कहानी तथा निबंध आदि विधाओं पर समान रूप से अपनी लेखनी चलाई। रेणु जी हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं, यानी प्रथम आंचलिक उपन्यासकार का गौरव किसे प्राप्त है? फणीश्वर नाथ रेणु जी को। इनको प्रथम आंचलिक उपन्यासकार का गौरव प्राप्त है। ये नेपाल के आंदोलन में भी भाग लेते हैं, लेकिन इनकी जो नागरिकता है वो भारतीय है। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और सत्ता के दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे।
यानी इन्होंने आजीवन उसका विरोध किया। फणीश्वर नाथ रेणु एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बाद इनकी कलम रुकी नहीं, बल्कि देश के लिए इन्होंने लगातार अनेक रचनाएं लिखी। इनकी एक फिल्म है तीसरी कसम, जिस पर राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका रही है। और इनकी जो तीसरी कसम फिल्म है, रचना है, उस पर फिल्म बन चुकी है, जिसे बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया है और सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र इसके निर्माता रहे। यह हिंदी फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई है। हीरामन और हीराबाई की इस प्रेम कथा ने प्रेम का एक अद्भुत महाकाव्यात्मक परंतु दुख से भरी हुई कसक इनकी रचनाओं में दिखाई दी है, जो आज भी पाठकों और दर्शकों को लुभाती है। यानी इनकी तीसरी कसम फिल्म जो है, उस पर जो राज कपूर और वहीदा रहमान की फिल्म बनी है, वह आज भी लोगों द्वारा बहुत जो पसंद की गई है। उफ मारे गए गुलफाम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है और श्रुत अश्रुत परव रेणु का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। अब हम इसकी रचनाओं की बात करते हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखो, जो इनकी प्रमुख कहानियां हैं, एक आदिम रात्रि की महक। प्रमुख कहानियां एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनके जो प्रसिद्ध कहानियां हैं, मारे गए गुलफाम, जिस पर तीसरी कसम फिल्म बनी है, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो रे, ठेस, सनवदिया। जो ठेस इनकी कहानी है, वही हमारे पाठ्यक्रम में है। ठेस मतलब मानसिक, जो हमें आघात पहुंचता है, मानसिक आघात पहुंचता है, मानसिक जो चोट लगती है, उसे ठेस कहा जाता है। यही हमारे पाठ्यक्रम की एक प्रसिद्ध कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित। इनके प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परी कथा और पलटू बाबू रोड, इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यानी इनको जो मैला आंचल प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पहला मैला आंचल प्रथम आंचलिक उपन्यास है और उसी उपन्यास की रचना करने पर इन्हें आंचलिक उपन्यासकार की पदवी से नवाजा गया था और उस उपन्यास पर इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री सम्मान दिया गया है। अब इनके रिपोर्टाज हैं रणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत परव, ये इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। ये इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं। अब हम इसके मैला आंचल उपन्यास के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। रेणु को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। यानी उसके समान अन्य कोई आंचलिक उपन्यास नहीं लिखा गया। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में भी देर नहीं की। हालांकि विवाद भी कम नहीं खड़े हुए। उनकी प्रसिद्धि से जलने वालों ने इसे सतीनाथ भादुरी के बंगला उपन्यास दोधाई चरित मानस की नकल बताने की कोशिश की, क्योंकि जो इनकी प्रसिद्धि से, जो इनकी कृति से जलते थे, जो इनकी उन्नति से जो खुश नहीं थे, ऐसे लोगों ने इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने सतीनाथ भादुरी के बंगला उपन्यास दोधाई चरित मानस की नकल की है। परंतु समय के साथ साथ इस तरह के जो झूठे आरोप थे वो ठंडे पड़ते गए। रेणु के उपन्यास लेखन में मैला आंचल और परती परी कथा तक लेखन का ग्राफ ऊपर की ओर जाता है
और इसके बाद के उपन्यासों में वह बात दिखाई नहीं देती। इसके अन्य उपन्यास है जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने आंचलिक उपन्यास मेला आंचल से ही जो कृति की प्राप्त की, वो इस हिंदी जगत साहित्य के लिए एक महान उपलब्धि रही है। अब हम इनकी कहानीगत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी इनकी जो विशेषताएं हैं, कहानीगत विशेषताएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। रेणु मूलतः कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं, यानी मुख्य रूप से इन्होंने क्या लिखी, कहानियाँ और उपन्यास, लेकिन उन्होंने मर्म स्पर्शी का मतलब हृदय को छूने वाले, दिल को छूने वाले निबंध भी लिखे। उनके निबंधों में भी कथाकार की सजीवता और रोचकता बनी हुई है। जैसे निबंध आमतौर पर क्या होते हैं, कठिन होते हैं, शुष्क होते हैं, लेकिन इनके निबंधों में सजीवता है, रोचकता है। भले ही रेणु ने कम संख्या में कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन जितनी भी लिखी हैं वो सभी कहानियाँ क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। रसप्रिया, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, पंचलाइट, तीर्थ उदक तथा ठेस इनकी उल्लेखनीय कहानियाँ हैं, जिसे इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। रेणु जी सच्चे अर्थों में आंचलिक कहानीकार हैं। ग्रामीण जनजीवन को व्यक्त करने वाले, उनके बारे में बताने वाले कहानीकार हैं। कथानक, कथ्य, चरित्र चित्रण, देश काल, संवाद तथा भाषा शैली, सभी दृष्टियों से उनकी कहानियाँ आंचलिक कही जा सकती है। यानी चाहे कोई भी पहलू ले लेते हैं उनकी कहानियों के, चाहे हम कथानक यानी विषय वस्तु लेते हैं, कथन लेते हैं, या पात्र लेते हैं, या फिर जो देश काल का मतलब देश की परिस्थितियाँ लेते हैं, या उनका बातचीत संवाद लेते हैं, तो सब दृष्टियों में क्या झलकती है, आंचलिकता झलकती है। उन्होंने अंचल विशेष की बोली तथा स्थानीय बोली की शब्दावली का खुलकर प्रयोग किया है। उनकी कहानियों का कथानक अंचल विशेष से संबंधित होता है, यानी ग्रामीण जनजीवन से उठाए गए पात्र हैं, उनकी समस्याएं हैं तथा उनके जीवन का वर्णन है। प्रस्तुत कहानी जो हमारे पाठ्यक्रम में है, ठेस, इसमें कहानीकार ने ग्रामीण अंचल, गांव के लोगों की कथा को लेकर वहां के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि पर प्रकाश डाला है। ग्रामीण अंचल के कलाकार का वर्णन इस कहानी के माध्यम से किया गया है। आज सिरचन जो इस कहानी का, ठेस कहानी का मुख्य पात्र है, उसको मुफ्तखोर, कामचोर